नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्य समाचार चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं खास सीरीज आजाद भारत गुलाम क्यों। 15 दिन 15 कारण, क्यों आजाद भारत अब भी गुलाम है। हर दिन हम उठाएंगे एक ऐसा सच जो शायद आपने महसूस किया हो पर कभी खुलकर कहा नहीं गया। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक विचार है आपके मन, समाज और देश की बेड़ियों को पहचानने का। तो आइए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढें, क्या हम वाकई आजाद हैं? हम कहते हैं कि भारत आजाद हो गया, पर क्या हमारी सोच वाकई आजाद है? क्या हमारी जुबान आजाद है? जब किसी स्कूल में दिन की शुरुआत गुड मॉर्निंग क्लास से होती है और शुभ प्रभात कहने पर हंसी उड़ती है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि हम भले ही ब्रिटिश राज से मुक्त हो गए हों, पर अंग्रेजियत की मानसिक गुलामी आज भी हमारे समाज की नसों में जमी हुई है। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश संसद में एक योजना पेश की थी जिसका उद्देश्य था भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो दिखने में भारतीय हो लेकिन सोच, व्यवहार, भाषा और विचारों में पूरी तरह अंग्रेज हो। यह योजना केवल राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक दासता की बीज था। उन्होंने कहा था, अ क्लास ऑफ पर्सन इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मोरल एंड इन इंटेलेक्ट। ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे देश की समृद्ध भाषाओं जैसे हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू, बांग्ला, मराठी और तेलुगु को कमतर और पिछड़ा करार दिया और अंग्रेजी को भविष्य की भाषा बनाकर थोप दिया। यही भाषा आजादी के बाद भी हमारी शिक्षा व्यवस्था, न्याय प्रणाली और प्रशासन में सर्वोच्च बनी रही। ब्रिटिशरों ने ऐसा ढांचा तैयार किया जहां अंग्रेजी भाषा सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि श्रेष्ठता की पहचान बन गई। अंग्रेजी बोलना सभ्यता और योग्यता का प्रमाण पत्र मान लिया गया। इसके विपरीत अपनी मातृभाषाओं में बात करना या पढ़ना गंवारपन कहा जाने लगा। यह शिक्षा नहीं, मैकेनिकल सर्विस ट्रेनिंग थी, अंग्रेजी बोलने वाले क्लर्क्स की खेती। यही कारण है कि आज भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल सुनते ही माता पिता की आंखों में चमक आ जाती है और हिंदी मीडियम का नाम लेते ही चिंता की लकीरें। छोटे शहरों में तो कई माता पिता अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेजने के लिए कर्ज ले रहे हैं ताकि उनका बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। कई माता पिता जमीन तक बेच दे रहे हैं क्योंकि इस देश में भविष्य अब अंग्रेजी में लिखा जाता है। आंकड़े भी यही कहते हैं। भारत की कुल जनसंख्या में केवल 0.02% लोग अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। फिर भी आज अंग्रेजी को शासन की भाषा, उच्च शिक्षा की भाषा और न्याय की भाषा बना दिया गया है। दूसरी ओर हिंदी को लगभग 43.6% भारतीय अपनी पहली भाषा मानते हैं। इसके अलावा बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और मलयालम जैसी भाषाएं करोड़ों भारतीयों की मातृभाषाएं हैं, पर सभी प्रशासनिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में हाशिए पर है। कुछ भाषा तो विलुप्ति की कगार पर है, जैसे बिहार की कैथी, मैथिली, अंगिका, उड़ीसा का मंडा और जरावा जैसी भाषा। ये भाषाएं शायद ही कहीं सुनने को मिल जाए और लिखित तो कोई एक या दो हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। आज की तारीख में अगर कोई युवा इंटरव्यू में अपनी मातृभाषा में जवाब दे, भले ही वो ज्ञान और अनुभव में श्रेष्ठ हो, उसे अयोग्य मान लिया जाता है। मल्टीनेशनल कंपनियों में फ्लुएंट इंग्लिश सफलता की कुंजी बन गई है, जैसे एक अनौपचारिक भाषाई जातिवाद खड़ा कर दिया गया है। यह विभाजन केवल आर्थिक या सामाजिक नहीं, मानसिक और सांस्कृतिक भी है। लोगों को उनकी भाषा के आधार पर पीछे कर दिया जाता है और उन्हें यह यकीन दिलाया जाता है कि वे तभी काबिल हैं जब वे अंग्रेजी में सोचें और बोलें। भारत में अंग्रेजी जानने वाले एक अलग वर्ग के रूप में उभर चुके हैं। उनका रहन सहन, सोचने का तरीका, भाषा और व्यवहार पूरी तरह ग्लोबल है, जबकि मातृभाषा में पढ़े लोगों को स्थानीय, देहाती या कमजोर समझा जाता है। यह विभाजन न सिर्फ सामाजिक है बल्कि आर्थिक और मानसिक भी है। अंग्रेजी जानने वाले बच्चों को अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज और अच्छी नौकरियां मिलती हैं। वही जो बच्चे हिंदी, तमिल, तेलुगु या मराठी माध्यम से पढ़ते हैं, उन्हें एक सीमित दायरे में ही रहना पड़ता है। यह स्थिति भाषाई जातिवाद जैसे विभाजन तैयार कर रही है, जहां एक वर्ग भाषा के आधार पर ही सुपीरियर और दूसरा इंफीरियर बन जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश में 96% अभिभावकों ने अंग्रेजी मीडियम को प्राथमिकता दी क्योंकि उन्हें डर था कि तेलुगु या हिंदी मीडियम में पढ़कर उनके बच्चे पीछे रह जाएंगे। लेकिन क्या किसी ने सोचा कि वह बच्चा अंग्रेजी समझ भी पा रहा है या नहीं? क्या वह अपनी भावनाओं, कल्पनाओं, सवालों को
अभिव्यक्त कर पा रहा है। शिक्षाविदों की माने तो छोटे बच्चों का भावनात्मक विकास उनकी मातृभाषा में बेहतर होता है। जब बच्चा अपनी भाषा में सोचता और समझता है तब उसकी बौद्धिक विकास गहराई से होता है। लेकिन अंग्रेजी का दबाव इन बच्चों से उनके सोचने की आजादी तक छीन लेता है। शोध बताते हैं कि छोटे बच्चों के लिए मातृभाषा में पढ़ाई सबसे प्रभावी होता है, क्योंकि वही भाषा उनके दिल और दिमाग से जुड़ी होती है। जब एक बच्चा अपनी भाषा में सवाल पूछता है, कल्पना करता है, गलती करता है, तो वह सीखता है। जब बच्चे को अनजान भाषा यानी अंग्रेजी में शिक्षा दी जाती है तो उसका आत्मविश्वास टूटता है, वह रट्टा मारता है, ना कि समझता है। एनसीईआरटी और यूनेस्को की रिपोर्ट भी कहती है कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, तभी सीखने की गुणवत्ता में सुधार आएगा। दूसरी तरफ भाषा को लेकर सिर्फ वर्चस्व का ही संकट नहीं बढ़ा है, बल्कि अब असहिष्णुता भी बढ़ रही है। बीते वर्षों में विभिन्न राज्यों में भाषा के नाम पर कई शर्मनाक घटनाएं घटी हैं, और जिस तरह एक तरफ अंग्रेजी का वर्चस्व खतरनाक है, उसी तरह अपनी भाषा के लिए उग्रता और कट्टरता भी चिंताजनक है। बीते कुछ वर्षों में देश के अलग अलग राज्यों में भाषा के नाम पर हिंसक घटनाएं सामने आई हैं, जो भारत की बहुभाषी छवि को धूमिल करती है। इसके कई उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे तमिलनाडु में हिंदी थोपने के विरोध में एंटी हिंदी इंपोजिशन आंदोलन का इतिहास लंबा है। हालांकि शुरुआत में यह सांस्कृतिक आत्मरक्षा का प्रयास था, पर अब ये राजनीतिक नारा बन गया है। स्कूल में हिंदी को द्वितीय भाषा बनाने पर भारी विरोध होता है। कर्नाटक में भी बेंगलुरु मेट्रो में हिंदी बोर्ड्स लगाए जाने के विरोध में प्रदर्शन हुए। हालांकि बाद में ये विरोध प्रदर्शन तोड़फोड़ में बदल गई। हिंदी बोलने वाले कर्मचारियों को गाली दी गई, साथ ही हिंदी बोलने वाले को सोशल मीडिया पर धमकियां मिली। यह व्यवहार अब भाषा की रक्षा से आगे बढ़कर अन्य भाषा विरोधी बन गया है। वहीं तमिलनाडु में अंग्रेजी बनाम हिंदी संघर्ष लगातार अभी भी जारी है। यहाँ हिंदी थोपने के नाम पर भारी विरोध होता है और भाषा का राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल होता है। महाराष्ट्र में भी मराठी ना बोलने को लेकर आक्रोश है। महाराष्ट्र में कई बार गैर मराठी लोगों पर केवल इसलिए हमला किया गया क्योंकि वे मराठी नहीं बोलते थे। खासकर उत्तरी भारतीय प्रवासियों को निशाना बनाया गया। मराठी भाषा को बचाने के नाम पर कई बार हिंसा और धमकी का रास्ता अपनाया गया। यह घटनाएं दर्शाती है कि जहां एक तरफ अंग्रेजी ने अपनी जड़ें मजबूत की है, वही अपनी अपनी मातृभाषा को लेकर कुछ समूह अतिवादी हो गए हैं। यह कट्टरता भाषा प्रेम नहीं, राजनीतिक हथकंडा बन गई है। वहीं उत्तर भारत में इंग्लिश का प्रचलन है। यहाँ हिंदी का स्वरूप ही बदलता जा रहा है। युवाओं के बीच शुद्ध हिंदी का स्थान इंग्लिश ने ले लिया। वो ना तो शुद्ध हिंदी जानते हैं और ना ही शुद्ध अंग्रेजी। इस तरह उत्तर भारत के युवा ना तो पूरी तरह देसी रहे और ना ही पूरी तरह अंग्रेज, आधा आधा बनकर रह गए हैं। इन घटनाओं ने भारत की भाषाई विविधता को सहेजने के बजाय एक दूसरे के विरुद्ध मोड़ दिया। यही कारण है कि भारत की अनेकता में एकता की छवि विश्व मंच पर धूमिल हो रही है। भाषा अब सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं, वोट बैंक की राजनीति बन गई है। दक्षिण भारत में कई क्षेत्रीय दल हिंदी विरोध को अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल करते हैं। वहीं उत्तर भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने की मांग उठाकर भावनाओं को भुनाया जाता है। महाराष्ट्र में मराठी मानुष के नाम पर भाषाई मुद्दा हर चुनाव में उछाला जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि भाषाएं जुड़ाव का माध्यम बनने के बजाय टकराव का हथियार बन जाती है। इन संकटों के बीच कुछ लोग और संस्थाएं ऐसे भी हैं जो इस मानसिक गुलामी और असहिष्णुता के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। हिंदी के वरिष्ठ कवि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी कहते हैं, बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में डालना उनके मानसिक विकास को रोकना है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कई स्कूलों में हिंदी बोलने पर दंड दिया जाता है। ये कैसी आजादी है जहां अपने ही राष्ट्र में अपनी ही मातृभाषा बोलने पर दंड मिलता है। शिक्षाविद कहते हैं कि अगर विज्ञान, गणित, तकनीक जैसी पढ़ाई भी मातृभाषा में हो तो ग्रामीण भारत का बच्चा भी नासा तक पहुंच सकता है। नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 में इस बात पर बल दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए ताकि बच्चों का बौद्धिक विकास सुदृढ़ हो। भाषा सिर्फ बोलचाल का माध्यम नहीं, वो हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारी पहचान का आधार है। जब हम अपनी भाषा छोड़ते हैं तो हम अपने अस्तित्व को कमजोर करते हैं। भारत जैसे बहुभाषी देश में हर भाषा का अपना गौरव है। तमिल साहित्य वैदिक युग जितना पुराना है। बंगाली भाषा में रविंद्रनाथ जैसे साहित्यकार हुए। मराठी में शिवाजी की गाथाएं और हिंदी में तुलसीदास से लेकर प्रेमचंद तक समृद्ध परंपरा है। अगर हम इन भाषाओं को किनारे करेंगे तो हम अपनी सांस्कृतिक आत्मा को ही खो देंगे। सबसे पहले मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए।
बच्चों को अपनी भाषा में सीखने का अधिकार दिया जाए, साथ ही सरकारी कार्य में क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व मिले ताकि आम जनता और शासन के बीच संप्रेषण सरल हो सके। नौकरी व कॉरपोरेट क्षेत्र में भी भाषाई भेदभाव खत्म हो, सिर्फ अंग्रेजी के आधार पर किसी की काबिलियत को ना मापा जाए। इसके साथ साथ मीडिया व सिनेमा भारतीय भाषाओं को बढ़ावा दे ताकि जनमानस में गर्व की भावना उत्पन्न हो। एकजुटता और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाए जिससे अतिवाद या भाषा के प्रति कट्टरतावाद खत्म हो और हर कोई अपनी अपनी भाषा से प्रेम करे लेकिन दूसरों की भाषा का सम्मान भी करे। अगर हम सच में आजाद हैं तो हमें अपनी सोच, अपने शब्द, अपनी भाषा में भी आजादी चाहिए। अंग्रेजी को हटाना नहीं है पर बाकी भाषाओं को उनका स्थान दिलाना है। अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा है, ठीक है, लेकिन हमारी भाषाएं हमारी आत्मा है। हमें एक ऐसा भारत चाहिए जहां बच्चा अगर तेलुगु में सोचता है, तमिल में कल्पना करता है, हिंदी में लिखता है या मराठी में सवाल करता है तो उसे कमतर नहीं समझा जाए। भाषा केवल शब्दों के माध्यम नहीं, वह हमारी पहचान है, हमारी आत्मा है, हमारी जड़ें, हमारी सोच भाषा से ही निकलती है। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा में सोच सके, पढ़ सके, सवाल पूछ सके और गर्व महसूस कर सके, साथ ही दूसरों की भाषा का भी सम्मान कर सके। भाषा का प्रेम अगर नफरत में बदल रहा है तो यह आत्मघाती है। हमें अंग्रेजी की मानसिक गुलामी से भी मुक्त होना है और भाषाई कट्टरता से भी। भाषा से ना गुलामी स्वीकार करनी है, ना उग्रता अपनानी है। हमें संवाद चाहिए, सम्मान चाहिए और सच्चा स्वाभिमान चाहिए। वीडियो यहाँ समाप्त होता है और मैं ये जानता हूं कि आप भी इस समस्या के बारे में जानते और समझते थे पर कभी सवाल नहीं किए। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि आशा भी है कि आप इस विषय पर सोचेंगे, विचारेंगे कि क्या ये समस्या आज भी हमारे समाज में है और अगर है तो क्यों है और इस समस्या का समाधान क्या है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों तक पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। तब तक सवाल पूछते रहिए, सोचते रहिए, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है। यह शुरुआत है एक आजाद सोच की ओर। जय हिंद।